नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की जो अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। हम बात करें ओमाइक्रॉन की जो लगातार पैर पसारता जा रहा है। एक दिन में ही ओमाइक्रॉन के 150 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके बाद देश में ओमाइक्रॉन का जो आंकड़ा है वो 25 दिनों के अंदर ही 600 के करीब पहुंच चुका है। जी हां, 600 के करीब। समझिए कितनी तेजी से ये पूरे केसेस बढ़ रखे हैं। देश में जो सबसे ज्यादा केसेस हैं वो महाराष्ट्र और दिल्ली में अभी तक मिले हैं। दिल्ली में 142 मरीज सामने आ चुके हैं, तो महाराष्ट्र में आंकड़ा 141 का हो गया है। देश के 19 राज्यों में अब तक ओमाइक्रॉन के मामले भी सामने आए हैं, यानी कि बहुत तेजी से मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। जो मामले 2 दिसंबर को सिर्फ 2 की संख्या में आए थे, सबसे पहले जो केस सामने आए थे कर्नाटक में 2 मामले सामने आए थे, लेकिन देखते ही देखते अब ये आंकड़े इतने तेजी से पहुंचे हैं कि 600 के करीब ये आंकड़े पहुंच गए हैं। आपको बताते चलते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा कहां पर अभी तक केसेस सामने आए हैं, कितना तेजी से ओमाइक्रॉन का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली 142 केस यहां पर दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, यहां पर 141 केसेस सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 3, राजस्थान में 43, गुजरात में 49 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 31, केरल में 57 मामले सामने आए हैं। ये वो आंकड़ा है जो बता रहा है कि आपके प्रदेश का हाल क्या है, कितने ज्यादा ये यहां पर केसेस अभी तक नजर आ रहे हैं। तेलंगाना में 41 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। आप ये भी देखिए, आंध्र प्रदेश में 6 मामले दर्ज किए गए, मध्य प्रदेश में 9 मामले हैं, उड़ीसा में 4, पश्चिम बंगाल में 6, उत्तर प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 1, हरियाणा और लद्दाख में 1 और 4 केसेस हैं। आपके प्रदेश का हाल इस पूरे मैप के साथ में आप ये समझिए लगभग कुछ गिने चुने ही इलाके होंगे जहां पर शायद ओमाइक्रॉन ने दस्तक नहीं दी, लेकिन जिस तेजी से ये पूरा ग्राफ बढ़ता जा रहा है उन इलाकों तक भी ओमाइक्रॉन जल्द ही पहुंच सकता है। इसीलिए जानकार डॉक्टर्स लगातार इस पर चिंता जाहिर भी कर रखे हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार कई बार प्रदेश सरकारों को इसको लेकर चिट्ठी लिख चुकी है। प्रदेश सरकार अपने अपने स्तर पर स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली जहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 142 मामले अभी तक ओमाइक्रॉन के सामने आए हैं। आपको बताते चले जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसमें ये मामले अभी तक सामने आए हैं। आपको बड़ी अपडेट ये बता दें, राजधानी दिल्ली में जितना तेजी से मामले बढ़े, अब उसके बाद में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस के चलते ये निर्णय लिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके पहले भी 6 ऐसे राज्य हैं जो नाइट कर्फ्यू जारी कर चुके हैं, लागू कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नाइट कर्फ्यू के साथ में कई जगहों पर धारा 144 भी लागू की गई है, यानी कि लोगों की जो गैदरिंग है उस पर पाबंदी रहेगी। जो पब्लिक गैदरिंग है, क्रिसमस हाल ही में गुजरा, इसके अलावा अगर न्यू ईयर की जो पार्टीज हैं उन पर भी ये कहा जाए कि पाबंदियां इस दौरान नजर आने वाली है। मेरे साथ ही अमित का रुख कर लेते हैं। इस समय न्यूज रूम से, न्यूज सेंटर से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं अमित। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है, इसके पहले भी हमने देखा बचाव के लिए कई एहतियाती कदम बढ़ाए गए हैं। देखिए ना, जिस तरह से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं ओमाइक्रॉन के, एहतियाती ये चीजें जरूरी होगी। तब ये समझिए कहां कहां नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया और उसकी वजह भी बहुत गंभीर है। रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है वो डिसाइड रहेगा। हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले पहले भी मिले थे और अब भी मामलों की तादाद सबसे ज्यादा यहीं पर है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू इंपोज होगा, क्योंकि नए साल का वक्त है, लोग पार्टियां करने घरों से बाहर निकलते हैं और सरकार नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो। इसके अलावा अगर हरियाणा, दिल्ली के बेहद करीब हरियाणा की बात करें तो रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया। इसके अलावा यूपी में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो रात 11 से सुबह 5 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू रहेगा। एहतियातन प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठा लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो रात 11 से सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने एहतियाती ये कदम उठाया है। बिल्कुल, जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। तो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब जरा रुक कर लेते हैं मेरे साथी वरुण का, जो दिल्ली से मेरे
मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। वरुण, अब ये कहा जाए कि आंकड़ों में दिल्ली सबसे आगे है, 142 केसेस ओमाइक्रॉन के सामने आए हैं और अभी भी चिंता मुंह बाहें खड़ी हुई है। बाजारों की स्थिति हमने देखी। अब ये कहा जाए कि कई ऐसे सीजन्स हैं, कई इस दौरान यहाँ पे लोग फेस्टिव सीजन से जहां पर गैदरिंग होगी, इसको लेकर क्या गाइडलाइंस अब प्रदेश सरकार की हैं, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त हम बात करें ओमिक्रॉन की तो दिल्ली उस मामलों में टॉप पर है। वो कोविड के केसेस की बात करें वो उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले 6 महीनों के बाद अब सबसे बड़ा उछाल कोविड के केसेस में देखने को मिला है और जिस पेस के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसी पेस के साथ अब नजर आ रहा है कि राजधानी दिल्ली पर इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो उसका साया है, यानी कि सबसे ज्यादा मामले इस वक्त दिल्ली से, उसके बाद महाराष्ट्र से। और इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि ये वो 2 जगह हैं जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादातर आती हैं और उसी के कारण वहीं पर लोगों को पकड़ के उनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल्स दिए जाते हैं पॉजिटिव आने के बाद, और वो आंकड़े हमें दिख रहे हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी ये बात है कि जो लोग शायद उस समय पॉजिटिव नजर नहीं आए लेकिन बाद में उनको लक्षण आते हैं और बाद में पॉजिटिव होते हैं, वो हम ही लोगों में इस वक्त घुल मिल चुके हैं। शायद वो उन बाजारों में घूम रहे हो जिन बाजारों की लगातार टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्ट दिखा रहा है। तो यहां पर अब लोगों को संयम दिखाना होगा कि जिस तरह की भीड़ जो इस वक्त बाजारों में हो रही है, दिल्ली के एक एक बाजार में हजारों लोग एक साथ नजर आते हैं, वो डरावना इस वक्त तस्वीर है। चाहे हम जनपद की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, तो दिल्ली में इस वक्त अगर एक भी व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट का उसके साथ बाजार में घूमता है तो वो एक नहीं अपने आप से 6 व्यक्तियों में फैला सकता है। WHO बता चुका है कि ये सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है कोविड का। चाहे डेल्टा वेरिएंट की बात करें, डेल्टा प्लस की बात करें, ओमिक्रॉन वेरिएंट एक ऐसा है जो कि सबसे तेजी से फैलता है। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। उसी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू तो लगाया गया है, लेकिन ये प्रदेश सरकार के जो नियम है, प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, वो जरा बताइए कैसे सख्ती से पालन कराया जाएगा, मार्केट को लेकर या नाइट कर्फ्यू को लेकर जो कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए दिल्ली के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से सबसे पहले बाजारों को लेकर गाइडलाइन है। बाजारों को गाइडलाइन लेकर इस तरह से दिया गया कि ऑड और इवन के हिसाब से जिस मार्केट में भीड़ होती है वहां दुकानें खोली जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की भीड़ थी उसको काबू पाना अभी भी मुश्किल है, जिसको लेकर लगातार पुलिस को कहा जा रहा है कि आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाएं, क्योंकि उस भीड़ को संभालना इस वक्त दिल्ली में बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो अब नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे कि रात में जो लोगों का बड़ा मूवमेंट होता है, यानी कि न्यू ईयर के आसपास जो पार्टीज हैं, जो कि बहुत से ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन पर रोक लगाने के हिसाब से और लोग ना निकले उसके हिसाब से रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में रोजाना अगले आदेश तक कर्फ्यू रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर मूवमेंट करता है तो उसे उस चीज का जवाब देना होगा, जिससे कि कोई बड़े मूवमेंट ना हो। लेकिन इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कोई भी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट इस वक्त मूवमेंट मना नहीं किया जाएगा, लेकिन आप अगर बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपसे सवाल करने वाली है कि आप कहां जा रहे हैं। इस चीज के लिए तैयार रहना होगा। और वो कोविड के जिस तरह से मामले हैं, रात में वो मूवमेंट होता है, उसको रोकने के लिए इस वक्त है। और उसके बाद एक अगला स्टेप ये हो सकता है कि शायद रोजाना वो दुकानें ऑड और इवन के हिसाब से खुले। येलो और रेड जो स्टेप्स होते हैं दिल्ली सरकार के, वो भी शायद आने वाले समय में और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो ये नाइट कर्फ्यू है, लेकिन अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो आने वाले वक्त में इस पर भी विचार किया जाएगा कि कैसे इसे कंट्रोल किया जा सके, पब्लिक गैदरिंग को रोका जा सके। फिलहाल अब जरा रुक कर लेते हैं, मेरे साथी अमित का न्यूज रूम से मेरे साथ में है। अमित, लॉकडाउन की तरफ भी ये कहा जाए कि जो नाइट लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू इसे हम कहें, जिसके लिए कदम बढ़ाया गया, लेकिन ऐसे फैसलों की जरूरत क्यों है, जरा ये बताइए दर्शकों को। बिल्कुल है ना, ये फैसले क्यों लिए गए, क्यों जरूरी थे, ये एहतियाती कदम क्यों जरूरी थे, वो मैं समझाता हूं ग्राफिक के जरिए आपको। देखिए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत की अगर आबादी की बात करें तो 131 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। इन्फेक्शन फैलने का खतरा, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा बड़ा खतरा। इसके अलावा अब जब मामले लगातार ओमाइक्रॉन के बढ़ने लगे, दिक्कतें लगातार बढ़ने लगी, और उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आबादी इतनी ज़्यादा है, संख्या इतनी ज़्यादा है, तो अगर नाइट कर्फ्यू इम्पोज नहीं किया जाएगा, अगर लोगों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर लगाम नहीं लगेगी, वैक्सीनेशन की कवायद को तेज़ नहीं किया जाएगा, बूस्टर डोज तेज़ी से नहीं लगेंगे, तो ये मामले और तेज़ी से बढ़ेंगे। 83 करोड़ से ज़्यादा जो है कम से कम एक डोज उनको लग गई है, क्योंकि अब जो डर, जो खतरा है वो इन्फेक्शन बढ़ने का। इसके अलावा 47 करोड़ से ज्यादा को एक भी डोज नहीं लगी है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, सबसे अधिक जो परेशानी इसी संख्या को लेकर है। देश की आबादी में करीब 37 करोड़ से ज्यादा बच्चे और यंगस्टर्स है, जिनको लेकर
3 तारीख से अब उनको भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका वैक्सीन भी होगा। 15 से 18 साल के जो लोग हैं वो 8 से 10 करोड़ की संख्या में है और यही सबसे बड़े स्प्रेडर हो सकते हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और ये सबसे ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन को कैरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया। तो आखिर ऐसे फैसलों की जरूरत क्यों पड़ी है कि अब कर्फ्यू लगाया जा रहा है, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। दरअसल जिस तरह से बहुत तेजी से ओमाइक्रॉन के अगर केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लगातार WHO या वैज्ञानिक डॉक्टर्स भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। डोजेस की वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, बूस्टर डोज लगवाने के आखिर क्या तरीके हैं, क्योंकि बूस्टर डोज पर भी जरूर दबाव दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन का तरीका इसमें पहले की ही तरह होगा, ये समझ लीजिए। बूस्टर डोज के कुल 8 स्टेप्स जो हैं, जैसे आपने पहले वैक्सीनेशन लगवाई है, आपका वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों में, तरीका बिल्कुल वही है। बुजुर्गों के डेटा जो है वो कोविन ऐप पर भी मौजूद है, इसकी भी जानकारी है। यानी कि आपका जो भी डेटा है, आपने जो वैक्सीनेशन करवाई वो कोविन ऐप पर पूरी तरह से अभी भी मौजूद है। डेटा के जरिए पहले की जो 2 डोज है उसकी इंफॉर्मेशन उसमें पूरी सेट है। जो आपने पहले डोज लगवाया, दूसरा डोज लगवाया, बुजुर्गों को कॉम्बिटी सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, यह भी कहा जा रहा है। यानी कि आपने जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है दोनों डोजेस के बाद में, आपको याद होगा जब आपने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिला, उसका एक और ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा और वो सर्टिफिकेट आपको अपने कोविन पर अपलोड करना होगा। आपके नंबर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस पे। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी आप ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की ही इसमें व्यवस्था है। सर्टिफिकेट देने पर जो बूस्टर डोज हैं वो बुजुर्गों को दिए जाएंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है बुजुर्ग और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एहतियाती कदम बढ़ाने की जरूरत है। बूस्टर डोज के बाद में बुजुर्गों को एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, यानी कि जब जब वैक्सीनेशन आपका हुआ उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिला, अगर आप बूस्टर डोज लगवाते हैं तो उसका भी आपको फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये तो